साल 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले आया था। आमतौर पर माना जाता है कि वो परमाणु युद्ध अमेरिकियों और उनके करिश्माई राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की वजह से टला था, पर क्या ये वाकई में सच है? 1961 के आखिरी में अमेरिका ने तुर्की के इज़मिर के पास 15 जुपिटर मीडियम रेंज मिसाइलें तैनात की थीं। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस थीं और ये हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा कहर बरपा सकते थे। ये मिसाइलें महज 10 मिनट में मॉस्को पहुंच सकती थीं और सोवियत संघ परमाणु हमले का शिकार हो सकता था। सोवियत संघ और उसके नेता निकिता ख्रुश्चोव ने अपनी दहलीज पर इस खतरे को अमेरिकियों के उकसावे की तरह देखा। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था, जवाब तो आना ही था। साल 1961 में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध और तेज हो गया था। जून 1961 में अनुभवी नेता ख्रुश्चोव और नए नए राष्ट्रपति बने कैनेडी के बीच वियना में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और बढ़ा ही था। खासकर जर्मनी के मुद्दे पर ख्रुश्चोव ने मांग रखी कि पश्चिमी ताकतें वेस्ट बर्लिन से निकल जाएं। वेस्ट बर्लिन ईस्ट जर्मनी के बीच में पश्चिम का गढ़ था। इससे ईस्ट जर्मनी में रह रहे लाखों जर्मनों को कम्युनिज्म से बचने का रास्ता मिलता था, लेकिन कैनेडी ने इनकार कर दिया। जिस तरह वेस्ट बर्लिन कम्युनिस्टों की राह का कांटा था, उसी तरह क्यूबा अमेरिकियों को बहुत चुभता था। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को सत्ता में आए 2 साल हो चुके थे। इस दौरान वो सोवियत संघ के और करीब आए। कैनेडी को डर था कि अगर कास्त्रो की क्रांति सफल हो गई, तो क्यूबा पड़ोसी देशों के लिए नजीर बन जाएगा। वो क्यूबा का कम्युनिस्ट शासन गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। We do not intend to be lectured on intervention by those whose character was stamped for all time on the bloody streets of Budapest. Cuba must not be abandoned to the communists, and we do not intend to abandon it either. कास्त्रो के कई विरोधी निर्वासन में जी रहे थे। अमेरिका ने उन्हें ट्रेनिंग देकर अप्रैल 1961 में बे ऑफ पिग्स के तट पर उतारा, पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। CIA के इस ऑपरेशन में कुछ ही दिनों में 1300 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या घायल हुए, या फिर उन्हें कास्त्रो की सेना ने पकड़ लिया। ख्रुश्चोव ने अमेरिका को चेतावनी दी कि जहां तक सोवियत संघ का सवाल है, हम क्यूबा पर सशस्त्र हमले को नाकाम करने के लिए क्यूबा के लोगों और उनकी सरकार की हर जरूरी मदद करेंगे। लेकिन कैनेडी माने नहीं। उन्होंने CIA और रक्षा मंत्रालय को एक खुफिया मिशन सौंपा। 1961 के आखिरी में ऑपरेशन मोंगूज शुरू किया गया। मकसद था क्यूबा के समाज को अस्थिर करना। 400 एजेंट और $5 करोड़ का सालाना बजट। CIA मायामी की एक लोकेशन से ये ऑपरेशन चला रही थी। ऑपरेशन मोंगूज के तहत क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर वार किया गया और प्रोपेगेंडा फैलाया गया। साथ ही फिदेल कास्त्रो को मारने की साजिश भी रची गई। इसमें अमेरिकी सेना भी शामिल थी। बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसा माहौल रचा जिसके बहाने क्यूबा पर हमला किया जा सके, जैसे अमेरिका में फर्जी हमले करवाना, फ्लोरिडा आ रही शरणार्थियों की नाव डुबो देना,
और फिर इनके लिए क्यूबा को जिम्मेदार ठहराना। CIA ने तो फिदेल कास्त्रो के सिगार में जहर या बारूद मिलाने का भी सोचा था। वे क्यूबा की सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये सारी डिवाइसेस US एम्बेसी के एक डिप्लोमेटिक बैग में क्यूबा लाई गई थीं। जासूसों ने फर्श में छेद करके माइक्रोफोन लगाए थे। उन्होंने नीचे शिन्हुआ न्यूज एजेंसी वाले अपार्टमेंट में हो रही हर चीज रिकॉर्ड की। अमेरिकी अपनी एम्बेसी को ऐसे मामलों में साजिश रचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका लेना देना सिर्फ क्यूबाई लोगों से है। ये जासूसी है और क्यूबा की संप्रभुता का उल्लंघन है। इधर केनेडी क्यूबा में तख्ता पलट की तरकीबें लगा रहे थे। उधर ख्रुश्चोव ईस्ट जर्मनी की सरकार के उस प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे कि वेस्ट बर्लिन जाने का रास्ता बंद कर दिया जाए। आखिरकार वो मान भी गए। अगस्त 1961 में बर्लिन को कटीले तार और बाड़ लगाकर बांट दिया गया। फिर इनकी जगह दीवार खड़ी कर दी गई। इसके जवाब में केनेडी ने तुर्की में जुपिटर मिसाइलें तैनात कर दी। रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमेरा ने इस कदम को सही ठहराया। सेनाओं की परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह की ताकत बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। पूर्व में आक्रामक माहौल को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। ख्रुश्चोव नाराज थे, खासकर इसलिए भी क्योंकि अमेरिका पहले से बहुत मजबूत था। उसके पास 24,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे, जबकि सोवियत संघ के पास 2,500 से भी कम थे। तो ख्रुश्चोव ये अंतर कैसे पाट सकते थे? उन्होंने अपने रक्षा मंत्री से सलाह मशविरा किया और उनके शब्द थे, क्यों न हम अपना एक शाही अमेरिका की पतलून में लगा दें। शाही से उनका आशय परमाणु मिसाइलों से था और अमेरिका की पतलून था क्यूबा। ख्रुश्चोव एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में थे। क्यूबा और कास्त्रो शासन सरकार को बचाना और केनेडी को ये संदेश देना कि अगर वो सोवियत संघ के दरवाजे पर मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करेंगे तो सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठेगा। फिदेल कास्त्रो ने ख्रुश्चोव की योजना मान ली, लेकिन वो चाहते थे कि एक आधिकारिक समझौता हो। उन्हें डर था कि क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात होने से दुनिया की राय उनके खिलाफ हो जाएगी, लेकिन वो क्यूबा को ऐसा संप्रभु देश भी मानते थे जिसके पास खुलकर परमाणु हथियार रखने का अधिकार तो था ही, खासकर तब जब अमेरिका उनके देश में आतंकी हमले कर रहा था, जिनकी वो बार बार निंदा कर रहे थे। Su señoría el delegado de los Estados Unidos. Aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres de Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. लेकिन ख्रुश्चोव मन बना चुके थे। वो सैन्य मदद को राजी थे, लेकिन सिर्फ खुफिया तरीके से। वो अमेरिका पर और दबाव नहीं डालना चाहते थे। जून 1962 में ख्रुश्चोव ने प्रेसिडियम के सदस्यों को अपने प्लान के लिए मना लिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपनी सेनाओं के साथ क्यूबा पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका को ये दिखाना जरूरी है कि क्यूबा पर हमला करने पर उन्हें सिर्फ क्यूबन प्रतिरोध का ही नहीं, बल्कि सोवियत संघ की परमाणु ताकत का भी सामना करना होगा। इस तरह ऑपरेशन अनादिर शुरू हुआ। इसके तहत 50,000 से ज्यादा सैनिकों, 40 लॉन्ग रेंज R-12, R-14 न्यूक्लियर मिसाइलों, 80 परमाणु हथियारों, उम्दा एयर डिफेंस सिस्टम्स
और कई गाड़ियों को क्यूबा पहुंचाना था। तो इस मकसद से सोवियत संघ ने कोल्ड वॉर के दिनों का अपना सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। सारा का सारा माल कॉमर्शियल जहाजों में छिपा कर भेजा गया। मैक्सिमम सीक्रेसी के लिए बहुत कम जानकारी शेयर की गई थी। सैनिकों को पता ही नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। 85 कार्गो जहाजों के कप्तानों तक को उनकी डेस्टिनेशन नहीं बताई गई थी। कुछ जहाज बाल्टिक सी से, कुछ ब्लैक सी से और एक जहाज आर्कटिक महासागर से रवाना हुए थे। कप्तानों को एक लिफाफा दिया गया था जो उन्हें इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचने के बाद खोलना था। उसी में आगे के सफर की जानकारी दी गई थी। बैलिस्टिक मिसाइलों वाली पनडुब्बियां भी क्यूबा में तैनात की जानी थीं। लेकिन इतनी सीक्रेसी के बावजूद अमेरिका को भनक लग ही गई, या कम से कम एक अमेरिकी तो जान ही गया था। CIA के नए डायरेक्टर जॉन मैकोन। Let the record show that our restraint is not inexhaustible. कैनेडी ने बे ऑफ पिग्स वाली फजीहत के बाद मैकोन को अपॉइंट किया था। जुलाई में उन्होंने पहली बार नोटिस किया कि 21 सोवियत कार्गो शिप क्यूबा पहुंचे हैं। 10 अगस्त को एक मीटिंग में उन्होंने कैनेडी को सचेत किया कि सोवियत क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस में किसी ने उनकी वार्निंग पर ज्यादा कान नहीं दिया। कैनेडी को लगा कि क्यूबा में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन ऐसे डिफेंसिव हथियार अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि उन्होंने टोही विमानों से सोवियत जहाजों की निगरानी का आदेश दे दिया था। अगस्त की शुरुआत में दर्जनों परमाणु हथियार क्यूबा पहुंच गए। उसी समय CIA के नए चीफ शादी करके हनीमून मनाने फ्रेंच रिविएरा गए हुए थे। वो हनीमून पर भी क्यूबा में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उनके पास कोई ठोस सबूत तो नहीं था कि कार्गो जहाजों में क्या है, लेकिन उन्हें यकीन था कि परमाणु मिसाइलें लाई जा रही हैं। सितंबर की शुरुआत में उन्होंने अपने डेप्यूटी डायरेक्टर को लिखा कि उन्हें लग रहा है कि सोवियत संघ खतरनाक परमाणु मिसाइलों की मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों बाद मैकोन ने एक और टेलीग्राम भेजा। इसमें लिखा था, मुझे ये भी लगता है कि हमें सोवियत मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की खुफिया आवाजाही और तैनाती पर नजर रखनी चाहिए। पर मैकोन के एनालिस्ट इन चिंताओं से सहमत नहीं थे। उनके मैसेजेस को हनीमून केबल्स कहा जाने लगा। यहाँ तक कि CIA ने एक रिपोर्ट छापी जो सीधे सीधे मैकोन की बात काटती थी। इसमें लिखा था, क्यूबा में सोवियत मीडियम रेंज मिसाइलों की तैनाती की संभावना नहीं दिखती है। मैकोन अमेरिका लौटकर बड़े परेशान हुए। इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ऊपर से क्यूबा की हवाई निगरानी फिर से रोक दी गई थी। 9 अक्टूबर को मैकोन ने राष्ट्रपति कैनेडी को हवाई निगरानी दोबारा शुरू करने के लिए मना लिया, लेकिन निगरानी 14 अक्टूबर से शुरू हो पाई, जब फ्लोरिडा के टिंडल एयरफोर्स बेस से एक लॉकहीड U-2 ने उड़ान भरी। इस एयरक्राफ्ट में खास कैमरे लगे थे। इसने क्यूबा के ऊपर उड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी की। जैसे ही एयरक्राफ्ट लौटा, वैसे ही फिल्म चेक की गई।
928 फोटो थीं और नतीजा साफ था। क्यूबा में ऐसी लॉन्च साइट्स थीं जहां से अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दागी जा सकती थीं। और तो और इन मिसाइलों में परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैकजॉर्ज बंडी ने अगली सुबह तक इंतजार किया। 16 अक्टूबर 1962 को उन्होंने केनेडी को इत्तिला किया। केनेडी सकते में आ गए। उन्हें लगा नहीं था कि ख्रुश्चोव ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने अपने सलाहकार भाई रॉबर्ट केनेडी के साथ एक मीटिंग में ख्रुश्चोव को खूब भला बुरा कहा। केनेडी ने उन्हें गैंगस्टर और झूठा कहा। CIA और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां नाकाम साबित हुईं। बस मैकोन ने व्हाइट हाउस को अलर्ट किया था, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब सोवियत असलहा क्यूबा पहुंच चुका था और इस्तेमाल के लिए तैयार था। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच परमाणु क्षमता का अंतर जस का तस था। सोवियत संघ के पास चंद मिनटों में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें तो बरसों से थीं। लेकिन अब अमेरिका बहुत चिंतित था। इन हथियारों के बूते कास्त्रो अमेरिका पर हमला करने की स्थिति में आ सकते थे। ये ऑपरेशन बर्लिन में सोवियत के अगले एक्शन का भी संकेत हो सकता था। वेस्ट बर्लिन की सुरक्षा अमेरिका की परमाणु छतरी पर निर्भर थी। अगर केनेडी ने निर्णायक जवाब नहीं दिया तो ख्रुश्चोव को लग सकता है कि वो बर्लिन के उस हिस्से में भी घुस सकते हैं जिस पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण है। अमेरिका पर कोई एक्शन लेने का भारी दबाव था। 16 अक्टूबर को केनेडी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई। उन्हें इस संकट से निकलना था। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जॉनसन, रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमेरा और विदेश मंत्री डीन रस्क के साथ साथ रॉबर्ट केनेडी भी थे। केनेडी ने व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया था। आने वाले दिनों में उनकी बैठकें खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की जानी थीं। डीन रस्क ने कहा, लेकिन आपको ये संभावना अपने मन में रखनी होगी कि सोवियत संघ कहीं भी कुछ भी कर सकता है, बर्लिन से लेकर कोरिया तक, यहां तक कि वो अमेरिका के खिलाफ भी प्रतिक्रिया दे सकता है। कोई नहीं कह सकता कि इसका अंत कैसा होगा। तनाव चरम पर था। केनेडी ने जवाब दिया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कम्युनिज्म और कास्त्रोवाद हर जगह फैल जाएगा और सरकारें गिर जाएंगी। पहले दिन लगभग सभी की एक ही राय थी कि क्यूबा में सोवियत ठिकानों को तबाह कर देना चाहिए। अलग अलग तरीके सुझाए गए। राष्ट्रपति को सर्जिकल स्ट्राइक का आइडिया ठीक लग रहा था। रक्षा मंत्री ने एक बड़ा हमला करने की बात की जिसमें हवाई हमले भी शामिल हों। अमेरिकी नेतृत्व को इस आपदा में क्यूबा पर हमला करने और कास्त्रो को सत्ता से हटाने का अपना पुराना सपना पूरा करने का अवसर दिखा। हालांकि कोई फैसला तय नहीं हुआ। केनेडी के लिए क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती बहुत गलत वक्त पर हुई थी। उस समय मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। अगले दिन कनेक्टिकट में कई रैलियां होनी थीं, जो रद्द नहीं की जा सकती थीं, क्योंकि इससे मीडिया को भनक लग सकती थी। क्यूबा अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता था, लेकिन इसके बारे में जनता को पता नहीं लग सकता था। 17 अक्टूबर को केनेडी स्ट्रैटफोर्ड पहुंचते हैं। The fact of the matter is that the great fight in 1962
is the same fight that we waged in 1960 and must be waged in this decade. And that is to provide employment for our people, education for our children, and security for our older citizens. And that job, in my opinion, can only be done by the Democratic Party. जब केनेडी एक से दूसरी रैली में जा रहे थे, तब सोवियत में निकिता ख्रुश्चोव अपने विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको की मदद से एक नया प्रपंच रच रहे थे। 18 अक्टूबर को ग्रोमिको एक डिप्लोमेटिक विजिट के लिए वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका के लिए ये बेहतरीन मौका था कि सोवियत से इस मुद्दे पर बात हो जाए और जनता को पता भी न चले। केनेडी ने हाल में क्यूबा पहुंचे सोवियत कार्गो जहाजों के बारे में बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि अमेरिका को पता था कि उन जहाजों में क्या है। ख्रुश्चोव ने ग्रोमिको को परमाणु मिसाइलों की डिलीवरी के बारे में नहीं बताया था। सोवियत विदेश मंत्री ने कहा कि वे क्यूबा की मदद सिर्फ उसके बचाव के लिए कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्यूबा को अमेरिका तक पहुंच वाले परमाणु हथियार देने का सवाल ही नहीं उठता। केनेडी ने धैर्य बनाए रखा। ख्रुश्चोव बहुत खुश थे। प्लान कामयाब हो रहा था। क्यूबा को परमाणु हथियारों की डिलीवरी होती रही और सोवियत पनडुब्बियों ने क्यूबा के पास अपनी जगह ले ली। अगले दिन 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने अपने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ मीटिंग की। वो सैन्य आकलन जानना चाहते थे। जनरलों ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइलों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाएगी। क्यूबा पर हमला करना ही इकलौता उपाय था। फ्लोरिडा के तटों पर एक साथ किए जाने वाले युद्ध अभ्यास अमेरिकी सेना की ताकत दिखा सकते थे। इससे कुछ ही दिनों में समस्या हल हो सकती थी, लेकिन केनेडी को ये प्लान मंजूर नहीं था। केनेडी इस छोटे से देश पर हमला नहीं करना चाहते थे। साथ ही उन्हें सोवियत संघ के पलटवार का भी डर था। जनरल ले में आखिरी में केनेडी से कहते हैं, आप बड़े मुश्किल हालात में हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या कहा आपने? आप बड़ी मुश्किल में लग रहे हैं। आप भी साथ में ही हैं। पूरी तरह से। मीटिंग के बाद केनेडी ने अपने असिस्टेंट से कहा कि अगर हम इनकी बात सुनकर वो करते हैं जो ये कह रहे हैं, तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बीस और 21 अक्टूबर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 बैठकें बुलाई गईं, जिनमें केनेडी ने अपना फैसला सुनाया। वो क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी करके सोवियत कार्गो जहाजों को रोकने जा रहे थे। हमने नाकाबंदी इसलिए की क्योंकि हम परमाणु युद्ध होने से रोकना चाहते थे। तो अब अगर सोवियत संघ और दबाव डालता है तो हम हालात संभाल पाएंगे। क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती की तस्वीरें बाहर आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन लोगों की जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। वे नहीं जानते थे कि उन पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छिपी रहने वाली नहीं थी। 22 अक्टूबर को केनेडी रेडियो और टीवी पर सबके सामने सारी घटनाओं का खुलासा करने वाले थे। उसके एक दिन पहले उन्होंने डीन एचेसन को यूरोप भेजा ताकि वो नाटो देशों को सब कुछ आमने सामने बता सकें। यूरोप के पास केनेडी के प्लान पर हामी भरने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस भाषण की अहमियत समझाने के लिए दुनिया भर का मीडिया बुलाया गया था।
सोवियत संघ को शर्मिंदा न करने की नीयत से अमेरिकी विदेश मंत्री डीन रस्क सोवियत राजदूत एनाटोली डोब्रिनिन से मिले। रस्क ने शाम 6 बजे डोब्रिनिन को उस भाषण की एक कॉपी दी जो केनेडी 1 घंटे में देने वाले थे। डोब्रिनिन हक्के बक्के रह गए। उन्हें मीडियम रेंज की मिसाइलों की तैनाती के बारे में नहीं बताया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति। गुड इवनिंग मेरे देशवासियों। पिछले कुछ हफ्तों में स्पष्ट सबूतों से ये साबित हो गया है कि क्यूबा में आक्रामक मिसाइल ठिकाने तैयार किए जा रहे हैं। इन ठिकानों का मकसद पश्चिमी देशों पर परमाणु हमले की क्षमता विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार सच सबके सामने रखा गया। अब सबको पता चल गया था कि अमेरिका पर परमाणु खतरा मंडरा रहा था। केनेडी ने सोवियत संघ से मांग की कि वो ऑपरेशन तुरंत बंद करे, वरना पलटवार के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने क्यूबा को क्वारंटीन करने यानी उसकी घेराबंदी करने का फैसला किया। क्यूबा जाने वाले सभी जहाजों को रोककर उनकी जाँच करने के आदेश थे। अगर किसी जहाज पर आक्रामक हथियार मिले तो उसे वापस लौटा दिया जाता। आजादी की कीमत हमेशा ऊंची होती है, लेकिन अमेरिका ने ये कीमत हमेशा चुकाई है। हम ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई से जीतना चाहते हैं। हम शांति भी चाहते हैं और आजादी भी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अगर भगवान ने चाहा तो हम अपनी मंजिल पाकर रहेंगे। शुक्रिया और गुड नाइट। पूरी दुनिया में डर फैल गया। लोग घबराहट में खूब खरीदारी करने लगे। हमले से बचने के लिए बंकर बनाए जाने लगे। वेटिकन से पोप जॉन 23 ने दुनिया भर के नेताओं से अपील की। हम सभी सरकारों से अपील करते हैं कि अपनी इंसानियत ना भूलें, शांति बनाए रखने की कोशिश करें। युद्ध अपने साथ इतनी तबाही लाता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया पर ऐसा कहर ना बरपाएं। 23 अक्टूबर की सुबह ख्रुश्चोव ने केनेडी के भाषण का जवाब एक चिट्ठी से दिया। उन्होंने इस आक्रामक कार्रवाई की निंदा की और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और जहाजों की आवाजाही के उल्लंघन का हवाला दिया। ख्रुश्चोव ने दोहराया कि क्यूबा को सिर्फ बचाव के लिए हथियार दिए गए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ जाए। साथ ही उन्होंने पूर्वी देशों की सेनाओं को तैयार रहने के लिए कहा। अमेरिकी सेना भी जंग के लिए तैयार थी। मैंने अपनी सेना तैनात करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं ताकि वे कल दोपहर 2 बजे ग्रीनविच टाइम के मुताबिक क्वारंटीन लागू कर सकें। सेना को क्यूबा में आक्रामक हथियारों और ऐसे ही और सामान की डिलीवरी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। हमें यही निर्देश दिए गए हैं और हम इन्हीं निर्देशों का पालन करेंगे। 40 से ज्यादा जहाज कैरेबियन की ओर रवाना होते हैं। दक्षिण पूर्वी क्यूबा की ग्वांतानामो खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था। वहां से सैनिकों के परिवारों को जल्द से जल्द अमेरिका भेज दिया गया। दुनिया में डर का माहौल था, लेकिन मॉस्को के बोल्शोई थिएटर में एक शो चल रहा था जो खत्म होने को था। ख्रुश्चोव को ये शो अच्छा लगा। राजनीतिक तनाव के वक्त
ओपेरा देखना लोगों को बेहतर महसूस करा सकता है। अक्टूबर को सुबह 10 बजे क्यूबा की नाकेबंदी शुरू हुई। कुछ ही घंटों में सोवियत जहाज नाकाबंदी करने वाले अमेरिकी जहाजों के पास पहुंचने वाले थे। उसी समय अमेरिकी सेना ने अलर्ट लेवल को बढ़ाकर डेफकॉन 2 कर दिया, जो परमाणु युद्ध से ठीक पहले का अलर्ट लेवल है। सभी परमाणु हथियार एक्टिवेट कर दिए गए। जंग कभी भी छिड़ सकती थी। केनेडी को डर था कि कहीं सोवियत जहाज नाकेबंदी तोड़ न दें। क्या ये लड़ाई जरूरी थी? आने वाले 4 जहाजों में परमाणु हथियार थे, लेकिन केनेडी को ये नहीं पता था कि ख्रुश्चोव ने पहले ही उन्हें वापस लौटने का आदेश दे दिया था। उन्हें लगा कि क्यूबा में पहले से ही काफी परमाणु हथियार पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन ये ऑर्डर सारे जहाजों के लिए नहीं था। बाकी सोवियत जहाज आगे बढ़ते रहे। वे नाकाबंदी तोड़ने के लिए तैयार थे। जैसे बुखारेस्ट टैंकर, अमेरिकी नौसेना उसका पीछा करती है। एक अमेरिकी जहाज बुखारेस्ट की ओर बढ़ता है। तनाव भरा माहौल है। सोवियत कप्तान से रेडियो पर बात की जाती है। वो कहते हैं कि जहाज सिर्फ ईंधन ले जा रहा है। आखिरकार अमेरिकियों ने जहाज को जाने दिया। उनके हिसाब से जहाज पर हमलावर हथियार होने के आसार नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ये राहत की बात थी कि नाकेबंदी के पहले दिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई, मगर केनेडी को एहसास था कि मामला अभी सुलझा नहीं है। नाकाबंदी करने से हथियारों का कुछ नहीं होगा। हथियार हटाने के केवल 2 तरीके हैं। पहला, बातचीत करके समझौता करना, और दूसरा, उन्हें जबरदस्ती हथियार लेना। मुझे हथियार निकलवाने का और कोई तरीका नहीं दिखता। संयुक्त राष्ट्र में गुरुवार को संकट का चौथा दिन। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के बीच टकराव जारी है। इस राजनीतिक मंच पर सभी देशों के नुमाइंदों को अपना पक्ष रखने और दूसरों का पक्ष सुनने का मौका मिलता है। देश एक दूसरे से आमने सामने सवाल जवाब करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ के राजदूत वलेरियन सोरिन अमेरिका पर पायरेसी का इल्जाम लगाते हैं। अमेरिकी राजदूत उन्हें सीधे जवाब देते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या आप राजदूत सोरेन इस बात से इनकार करते हैं कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मीडियम रेंज की मिसाइलें लगाई हैं और अभी भी लगा रहे हैं? हाँ या ना? अनुवाद का इंतजार मत कीजिए। हाँ या ना? सर, मैं किसी अमेरिकी अदालत में नहीं हूँ। न ही आप वकील हैं और न ही मैं मुजरिम। आप जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। समय आने पर आपको अपना जवाब मिल जाएगा। मैं आपके जवाब का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर अमेरिकी राजदूत ने टोही विमान से ली गई 2 तस्वीरें पेश की। तस्वीरों में मिसाइल लॉन्च पैड जैसे ढांचे साफ दिख रहे थे। इन तस्वीरों ने उस धारणा को पुष्ट किया कि आक्रामकता की शुरुआत सोवियत संघ ने ही की थी।
फिर कूटनीतिक समाधान की ओर पहला कदम भी ख्रुश्चोव ने ही बढ़ाया। वो तनाव कम करना चाहते थे, जहां दोनों पक्षों की एक भी गलती इंसानियत पर बहुत भारी पड़ सकती थी। 25 अक्टूबर को ख्रुश्चोव ने प्रेसिडियम की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने क्यूबा भेजी गई परमाणु मिसाइलों को वापस लाने की बात रखी। बदले में वो केनेडी से मांग करने वाले थे कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और कास्त्रो को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं करेगा। ख्रुश्चोव असल में यही तो चाहते थे कि क्यूबा लंबे समय तक अस्तित्व में रहे और पश्चिम की आंख का कांटा बना रहे। अगली शाम अमेरिकी सरकार को ख्रुश्चोव की चिट्ठी मिली। रक्षा मंत्री मैकनमेरा ने बाद में इस चिट्ठी के बारे में कहा था कि हमें अब तक का सबसे असाधारण डिप्लोमेटिक केबल मिला। ये जलेबी जैसी बातें करने वाला भावुक खत था, जिसमें परमाणु आपदा का खतरा जताया गया था। लेकिन इसके मूल में ये प्रस्ताव था कि अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला न करने का वादा करे तो सोवियत मिसाइलें वापस ले लेगा। इस चिट्ठी से केनेडी को ये तसल्ली तो मिली कि ख्रुश्चोव बातचीत के लिए तैयार हैं। 26 अक्टूबर की शाम मॉस्को में एक और चिट्ठी लिखी गई। ये वाली औपचारिक अंदाज में लिखी गई थी। इसमें ख्रुश्चोव ने एक और मांग की कि अमेरिका न सिर्फ क्यूबा पर हमला न करने का वादा करे, बल्कि तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलें भी हटा ले। इस नई चिट्ठी में लिखी बातें पहले रेडियो मॉस्को पर ब्रॉडकास्ट की गई थीं। पश्चिमी पत्रकारों ने इसे खबर में शामिल किया और 27 अक्टूबर को ये खबरें अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंच गईं। अब केनेडी जानते थे कि ख्रुश्चोव की नई मांग वाली चिट्ठी आने वाली है। केनेडी को ख्रुश्चोव का तर्क समझ में आ रहा था। अगर अमेरिका क्यूबा में आक्रामक मिसाइलें इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वे आसानी से अमेरिका पहुंच सकती हैं, तो सोवियत भी इसी आधार पर यूरोप में अमेरिकी मिसाइलें नहीं चाहता है। मगर केनेडी के सलाहकार इस नई मांग के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि केनेडी को बस ख्रुश्चोव की पहली चिट्ठी की मांग स्वीकार करनी चाहिए, क्यूबा पर हमला न करने के बदले वहां से मिसाइलें हटा लेने की मांग। 27 अक्टूबर का दिन बहुत लंबा था। चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ था और हालात कभी भी बिगड़ सकते थे। उसी दिन आर्कटिक सर्कल से हवा के नमूने इकट्ठे करने के लिए निकला एक अमेरिकी U-2 विमान रास्ता भटक गया। पायलट ने सोवियत हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया था। वो रूसी रडार पर आ गया और रूसी लड़ाकू विमान उसका पीछा करने लगे। जब अमेरिकी वायुसेना को पता चला कि उनका एक विमान खतरे में है, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने लड़ाकू विमान भेजे। डेफकॉन 2 अलर्ट की वजह से अमेरिकी लड़ाकू विमानों में परमाणु मिसाइलें लगी हुई थीं। सोवियत मिग विमान U-2 को पकड़ने ही वाले थे कि वो किसी तरह सोवियत एयर स्पेस से निकल गया। इस घटना के बारे में सुनकर केनेडी ने कहा, हमेशा कोई न कोई बेवकूफ जरूर होता है जिसे चीजें समझ में नहीं आती हैं। ख्रुश्चोव खुद हैरान थे कि एक घुसपैठिया अमेरिकी विमान हमें घातक कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। इसके कुछ ही घंटे बाद क्यूबा के ऊपर उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी विमान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से उड़ा दिया गया। मॉस्को के आदेश कुछ और थे, लेकिन वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों ने उल्टे आदेश दिए। पायलट रुडोल्फ एंडरसन मारे गए। फिदेल कास्त्रो को यकीन हो चला था
कि अमेरिका क्यूबा पर हवाई हमला करेगा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ख्रुश्चोव को टेलीग्राम भेजकर परमाणु हमले पर विचार करने को कहा। ख्रुश्चोव स्तब्ध रह गए। कैनेडी ने कोई भी जवाबी हमला करने से मना कर दिया। दोनों देशों की सरकारों को पता था कि एक चिंगारी वाकई में पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। इसके बाद एक और नाटकीय घटना हुई। सोवियत पनडुब्बियां अभी भी नाकेबंदी वाले इलाके में थीं और अमेरिकी जहाज उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दो पनडुब्बियां सतह पर आईं और उन्हें देख लिया गया। पनडुब्बी B-59 अभी भी पानी के अंदर थी। वो अपने बेस से 3 हफ्ते पहले निकली थी और सारगैसो सागर पहुंचने के बाद से उसकी मॉस्को से कोई बात नहीं हुई थी। पनडुब्बी में अमेरिकी खबरों के कुछ अंश ही सुनाई दे रहे थे। क्रू बस तुक्का ही लगा पा रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या नहीं। एक और दिक्कत भी थी। वो पनडुब्बी आर्कटिक के लिए बनी थी, जिसमें कूलिंग सिस्टम नहीं था। अंदर का तापमान करीब 40 डिग्री था और ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। 27 अक्टूबर को अमेरिकी नौसेना ने उन्हें देख लिया। पनडुब्बी को सतह पर लाने के लिए उन्होंने पानी में धमाके किए। रूसी कमांडर को लगा कि हमला होने वाला है। उन्हें लगा कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और उन्होंने 5 किलोटन की परमाणु मिसाइल दागने की तैयारी कर ली। खुशकिस्मती से उनके ऑफिसर वासिली अर्खिपोव ने उन्हें रोक लिया और पनडुब्बी को सतह पर लाया गया। बिल्कुल आखिरी पलों में आपदा टल गई। इतना कुछ होने के बाद कैनेडी ये संघर्ष कूटनीतिक तरीके से खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपने सलाहकारों से एक चिट्ठी को लेकर चर्चा की। इस चिट्ठी में सोवियत संघ के प्रस्तावों पर चर्चा करने का ऑफर था। हालांकि कैनेडी मानकर चल रहे थे कि ख्रुश्चोव ऐसा कोई भी प्रस्ताव खारिज कर देंगे जिसमें तुर्की से जुपिटर मिसाइलों की वापसी शामिल नहीं होगी। हालांकि उनके सलाहकारों को ये मंजूर नहीं था, लेकिन कैनेडी ये मांग भी मानने के लिए तैयार थे। दिक्कत थी कि नाटो देशों का क्या। जब उन्हें पता चलेगा कि किसी सोवियत हमले से उनका बचाव करने के लिए रखे हथियार हटाए जा रहे हैं, तो वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कैनेडी ने चुनिंदा सलाहकारों के साथ एक मीटिंग में ऐलान किया कि उन्होंने ख्रुश्चोव का आग्रह मानने का फैसला किया है। विदेश मंत्री डीन रस्क ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिससे नाटो सहयोगी नाराज नहीं होंगे। ख्रुश्चोव को ये आश्वासन दिया जाए कि तुर्की से मिसाइलें हटा ली जाएंगी, लेकिन इसे कुछ वक्त बाद तब लागू किया जाए जब मौजूदा संकट सुलझ जाए। इससे ख्रुश्चोव को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं और जनता को पता भी नहीं चलेगा कि अमेरिका ने सोवियत की मांगे मान ली हैं। अमेरिका का फैसला सोवियत राजदूत एनाटोली डोब्रिनिन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी रॉबर्ट कैनेडी को सौंपी गयी। रॉबर्ट ने ऐसा उस शाम एक अनौपचारिक मीटिंग में किया था। उन्होंने देरी की वजह ये बताई कि तुर्की से इन ठिकानों को हटाने के लिए हमें 4-5 महीने चाहिए। नाटो के ढांचे में मौजूद प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये न्यूनतम समय है। रॉबर्ट कैनेडी ने डोब्रिनिन को व्हाइट हाउस का सीधा नंबर दिया ताकि वे ख्रुश्चोव का जवाब मिलते ही कॉल कर सकें। इस संकट का फैसला मॉस्को के हाथ में था। रॉबर्ट कैनेडी राष्ट्रपति के पास लौटे।
जो बेसब्री से सोवियत के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब ख्रुश्चोव ने अमेरिका का प्रस्ताव पढ़ा तो वो चौंक गए। उन्हें लगा नहीं था कि केनेडी तुर्की से जुपिटर मिसाइलें हटाने के लिए मान जाएंगे। असल में वो तो पिछले समझौते के हिसाब से आगे बढ़ने की तैयारी में थे। ख्रुश्चोव ने तुरंत डोब्रिनिन को एक टेलीग्राम भेजा और उनसे प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। फिर ख्रुश्चोव ने रेडियो मॉस्को पर ऐलान किया कि वो कास्त्रो सरकार की सुरक्षा की गारंटी के बदले क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर राजी हो गए हैं। वहीं अमेरिकियों के आग्रह के मुताबिक उन्होंने तुर्की में तैनात मिसाइलों का कोई जिक्र नहीं किया। 28 अक्टूबर को संकट खत्म हो गया। सुबह 9 बजे वॉशिंगटन तक खबर पहुंच गई। काले बादल छंटने लगे। केनेडी के ज्यादातर सलाहकारों ने उन्हें बधाई दी। बस सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ही अब भी क्यूबा पर हमला करने के समर्थन में थे। एडमिरल जॉर्ज एंडरसन ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। केनेडी ने अपनी सेना के अधिकारियों से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी युवा राष्ट्रपति की जीत का जश्न मना रहे थे। दुनिया की नजरों में उन्होंने सोवियत संघ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पहाड़ जैसे 13 दिनों के बाद संकट टल चुका था। शांतिपूर्ण हल निकलने से अगले कुछ वक्त तक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव कम रहा। अब दोनों देशों की सरकारें हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से सीधे बात कर सकती थीं। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों का प्रसार नियंत्रित करने वाले कई समझौते किए। 1963 में ब्लैक सी के तट पर विदेश मंत्री डीन रस्क और निकिता ख्रुश्चोव के बीच मीटिंग हुई। इसे दोनों देशों के बीच सुधरते संबंधों की निशानी की तरह देखा गया। रस्क ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसके बाद रस्क और ख्रुश्चोव ने बैडमिंटन खेला। इस खेल में रस्क ख्रुश्चोव से हार गए, लेकिन यही तो एक डिप्लोमेट की जिंदगी होती है। लेकिन केनेडी की इस कथित जीत की और गहराई से पड़ताल होनी चाहिए। अगर अमेरिका बार बार क्यूबा पर हमले नहीं करता तो ये संकट शुरू ही ना होता। शुरुआत में फिदेल कास्त्रो ख्रुश्चोव के फैसले से बड़े नाराज थे। 1963 में उन्होंने सोवियत संघ का दौरा करके दोनों देशों के बीच आई दरार भर दी। ख्रुश्चोव ने आगे भी क्यूबा को अमेरिका के हमलों से बचाया। इस मामले में वो सफल भी रहे। क्यूबा में सरकार आज भी बरकरार है। जहां तक तुर्की से अमेरिकी मिसाइलें हटाने की बात है तो रक्षा मंत्री मैकनमेरा और विदेश मंत्री डीन रस्क ने फरवरी 1963 में सांसदों की एक कमेटी के सामने कहा कि इसका क्यूबा से जुड़े किसी गुप्त समझौते से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान राष्ट्रपति केनेडी की लोकप्रियता बरकरार रही और कम्युनिज्म के खिलाफ अमेरिका की जिद का मिथक भी बना रहा। मगर निकिता ख्रुश्चोव को इसका कोई सार्वजनिक फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए, लेकिन 1964 में उन्हें सत्ता से विदाई दे दी गई। 1971 में उनका निधन हो गया और समझौते का पूरा सच 1987 में सामने आया।